सेकंड आया था, लेकिन असल में उसका स्टूडेंट ये मैच जीत सकता था, मगर एक करप्ट ऑफिशियल ने पैसे लेकर सामने वाले को विनर घोषित कर दिया और जीचियोल थोड़ा सनकी था। और अब जब कोई उसके स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी करता है तो उससे ये बात सहन नहीं होती और वो यहाँ पर आकर ऑफिशियल से बहस करने लगता है। जीचियोल एक आदमी के एक पंच मारकर उसे गिरा देता है, लेकिन बदकिस्मती से जिस आदमी को उसने मारा था वो बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था, जिसके बाद जीचियोल को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। जीचियोल की बहन को जब ये बात पता चलती है तो उसे जीचियोल पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने ऐसा पहली बार नहीं किया था। अब उसकी बहन कुछ सेटिंग करके उसे एक नए स्कूल में जिम टीचर की जॉब दिला देती है, जो कि शहर से दूर एक विलेज जैसे एरिया में था। अब इसके बाद जीचियोल ड्राइविंग करते हुए वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। जब वो टायर को बदलने का इंतजार कर रहा था तभी उसकी नजर एक नोटिस बोर्ड पर लगे हुए मिसिंग पोस्टर्स पर जाती है। इन पोस्टर्स पर उसी लड़की हांसू की फोटो होती है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और उसके बाद से ही हांसू कहीं पर गायब है। यहाँ पर पोस्टर्स पर किसी ने मजाक उड़ाते हुए उसके बारे में कुछ गलत लिख दिया था और जीचियोल को ये बहुत बुरा लगता है। वो उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे और बिगाड़ देता है। अब इसके बाद जब वो उस छोटे से शहर में पहुंचता है तो देखता है कि कुछ स्कूल की गर्ल्स एक लड़की को बुली कर रही हैं। यहाँ पर ये लड़की यूजिन उसी लड़की हांसू की बेस्ट फ्रेंड होती है और उसे इन लड़कियों पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन लड़कियों ने ही उन पोस्टर्स पर काफी कुछ उल्टा सीधा लिखा था और यूजिन इनसे उस बारे में सवाल करने लगती है। तो वो लड़कियां मना कर देती हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन साफ दिख रहा था कि वो नहीं चाहती कि हांसू वापस आए। जीचियोल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़कियां उसी को उल्टा बोलती हैं कि मिस्टर अपनी लाइफ पर ध्यान दो। इसके बाद जीचियोल की मुलाकात उसके एक पुराने स्टूडेंट और अब पुलिस ऑफिसर बन चुके डोंगसू से होती है। वो जीचियोल का स्वागत करता है और उसे शहर घुमा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं, जो कि हांसू के घर जाती है और उसकी दादी से मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हांसू की फैमिली में बस उसकी दादी ही जिंदा बची थी, जो कि हांसू के इस तरह गायब होने से बहुत ज्यादा परेशान थी। इस पूरे गांव में दादी और यूजिन ही एकमात्र लोग हैं जो कि सच में हांसू को ढूंढ रहे हैं। पुलिस ने तो जैसे केस को सीरियस लेना ही बंद कर दिया है। अब इसके बाद यूजिन छत पर आ जाती है। वो हांसू के साथ बिताए हुए अपने अच्छे पलों को याद करने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हांसू काफी आजाद ख्यालों की लड़की थी। वो आजाद होकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। यहीं पर अचानक से अब यूजिन को याद आता है कि हांसू पार्ट टाइम में एक क्लब में काम किया करती थी। थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे उस क्लब का एक कार्ड मिल जाता है और वो तय करती है कि वो वहाँ खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी। अब अगले दिन जीचियोल का स्कूल में जॉब पर पहला दिन होता है। प्रिंसिपल उसे बाकी टीचर से मिलवाते हैं और उसकी डेस्क एक आर्ट टीचर जीसंग के पास लगवा देते हैं। यहाँ पर जिम टीचर होने के साथ साथ जीचियोल को स्टूडेंट डीन की भी जिम्मेदारी दी जाती है। प्रिंसिपल उसे एक टास्क देते हैं कि तुम्हें सभी स्टूडेंट से लंच फीस वसूलनी है। अब लंच ब्रेक के दौरान जीचियोल सभी लड़कियों से पैसे मांगने जाने लगता है, जिन लोगों ने अभी तक पैसे नहीं भरे थे, लेकिन कोई भी लड़की जीचियोल को सीरियसली नहीं लेती। तभी उसे रास्ते में यूजिन दिखती है, लेकिन वो भी उसे इग्नोर करके चली जाती है। अब कुछ देर बाद बाथरूम से जीचियोल देखता है कि यूजिन स्कूल की दीवार फांदकर बाहर भाग रही है। वो चुपचाप उसका पीछा करता है और देखता है कि वो मार्केट की ओर जा रही है, लेकिन रास्ते में ही जीचियोल एक क्लो मशीन पर अटक जाता है। पहली बार उसकी किस्मत चमकी थी। वो एक सॉफ्ट टॉय को जीत जाता है और खुशी से झूमने लगता है। यूजिन भी उसे देखती है। इसके बाद यूजिन एक इलेक्शन कैंपेन से गुजरती हुई जाने लगती है, जहाँ पर एक पावरफुल पॉलिटिशियन मिस्टर किम लोगों से वोट मांग रहा था। लेकिन सच बात तो ये है कि ये आदमी भले ही साफ सुथरा दिख रहा हो, लेकिन अंदर से ये पूरा करप्ट और शातिर है। अब यूजिन इस कैंपेन को इग्नोर करती हुई उसी क्लब की ओर बढ़ती है जहाँ पर हांसू ने काम किया था। वो वहाँ पर लोगों से पूछताछ करती है कि क्या किसी ने हांसू को यहाँ पर देखा है, लेकिन उसे कोई भी पक्का जवाब नहीं मिलता। यहाँ पर क्लब के ओनर्स उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है। वो लोग उसे धक्के मारने की कोशिश करते हैं, मगर तभी यहाँ पर जीचियोल आ जाता है। वो उन गुंडों से उसे बचा लेता है। जीचियोल यूजिन को समझाता है कि इस केस से तुम्हारा दूरी रहना बेहतर है और पुलिस भी तो इस केस पर काम कर रही होगी। अब इसके बाद रात को वो उसे घर छोड़ देता है और खुद अपने अपार्टमेंट की ओर निकल जाता है। लेकिन यूजिन जब अकेली जा रही थी तो अचानक से एक आदमी एक कार से उसका पीछा करता है और तुरंत ही बाहर आकर यूजिन को किडनैप करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जीचियोल को यूजिन का फोन अपनी कार में मिलता है, जो कि यूजिन भूल गई थी। जीचियोल जब उसे लौटाने के लिए वापस आता है तो उसे वही आदमी दिखता है जो कि यूजिन को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी जीचियोल को देखता है और यहाँ से भाग जाता है। जीचियोल तुरंत ही बेहोश पड़ी हुई यूजिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवा देता है। लेकिन जब पुलिस चीफ को ये बात पता चलती है
कि यूजिन उसी लड़की हांसू की बेस्ट फ्रेंड है, तो वो इस केस को टालने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो हांसू के मिसिंग होने से जुड़ी हुई कोई सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अब थोड़ी देर बाद जीचोल अपने दोस्त डोंगसू से मिलकर हांसू के केस के बारे में बात करता है और उसे ये बात जानकर काफी हैरानी होती है कि पुलिस ने अब तक हांसू के केस में कोई ऑफिशियल रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है। पुलिस को लगता है कि वो लड़की कोई गैर जिम्मेदार आवारा लड़की होगी जो कि अपने घर से भाग गई है, लेकिन जीचोल को यकीन होता है कि ये बात सच नहीं है। वो ठान लेता है कि वो खुद पता लगाएगा कि असल में हांसू के साथ आखिर क्या हुआ था। अगले ही दिन वो हांसू के घर जाता है और उसकी दादी से मिलता है। वो दादी को समझाता है कि अगर वो पुलिस स्टेशन को एक फॉर्मल लेटर लिखें और कंसेंट फॉर्म साइन करें तो पुलिस को मजबूरी में केस फाइल करना ही पड़ेगा। और इनका प्लान काम कर जाता है और डोंगसू को आखिरकार मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। इसके बाद जीचोल स्कूल के आसपास खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ टीचर्स उसे बताते हैं कि हांसू सबसे बुरी स्टूडेंट थी। वो साल भर में आधे से ज्यादा समय स्कूल से गायब रहती थी और लोग उसे पागल तक कहते थे। एक टीचर तो उसे साफ साफ कह देता है कि अपने भले के लिए इस केस से दूर रहो। ये सारी बातें यूजिन सुन लेती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जीचोल को एक साइड में लेकर जाती है और कहती है कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं ताकि असली सच्चाई छुपाई जा सके। जीचोल अब कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसकी बात पर भरोसा करे और किसकी बात पर नहीं। यहाँ अब बात खत्म करते समय यूजिन उससे एक सीधा सवाल करती है और कहती है कि अगर हांसू तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम तब भी ऐसे ही शांत बैठे रहते? ये सवाल जीचोल के दिमाग की बत्ती जला देता है। वो सोचता है कि अब चाहे हांसू भागी हो या फिर नहीं, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। इसके बाद जीचोल को बाथरूम में कुछ लड़कियां स्मोकिंग करती हुई दिखती हैं। जीचोल उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि सच बता दो, सिगरेट के पैकेट कहाँ पर हैं? वो यहाँ पर सिगरेट के पैकेट ढूंढने लगता है और लड़कियाँ यहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन तभी जीचोल की नजर यहाँ पर लगे हुए एक हिडन कैमरा पर पड़ती है जो कि एक स्टॉल में छुपाया गया होता है। जीचोल तुरंत ही प्रिंसिपल के पास जाता है, लेकिन वो ये बात प्रिंसिपल को बता पाता इससे पहले ही प्रिंसिपल जीचोल को ही डांटने लगते हैं और कहते हैं कि हांसू के केस से तुम दूर रहो। इस रवैये को देखकर जीचोल का शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। वो कैमरे के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता और उसे अपने पास ही रख लेता है। फिर वो रात को कैमरे की वीडियोस को प्ले करता है और देखता है कि ये कैमरा तो उसी के बराबर में बैठने वाले उस आर्ट टीचर ने लगाया था। जीचोल तुरंत ही उससे सवाल करने जाता है, लेकिन वो तो पहले ही घर जा चुका था। मौके का फायदा उठाकर जीचोल अब उसके लैपटॉप की तलाशी लेने लगता है और यहाँ पर उसे आर्ट टीचर की उसी लड़की हांसू के साथ हुई चैट दिखाई देती है। और ये चैट उसी दिन की थी जिस दिन हांसू गायब हुई थी। यहाँ पर हांसू ने आर्ट टीचर को उस रात मिलने के लिए बुलाया था और उसके बाद से ही हांसू गायब है, यानी कि आर्ट टीचर कुछ तो जानता है। जीचोल तुरंत ही अपने उसी ऑफिसर दोस्त डोंगसू को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। फिर इसके बाद वो यूजिन को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। यूजिन बताती है कि मैं आर्ट टीचर की कार में हूँ और वो मुझे घर छोड़ने जा रहे हैं। जीचोल चुपचाप उसे सारी बातें बताता है और कहता है कि सावधान रहना। फिर इसके बाद यूजिन बड़ी ही चतुराई से बातों ही बातों में आर्ट टीचर से पूछती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और फिर वो उसकी लोकेशन जीचोल को भेज देती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि आर्ट टीचर की कीरिंग की चाबी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हांसू के पास हुआ करती थी। वो उससे अब हांसू के बारे में सवाल करने लगती है और तभी आर्ट टीचर सब समझ जाता है। वो यूजिन को जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देता है और जब यूजिन को होश आता है तो वो खुद को एक बेडरूम के फर्श पर बंधा हुआ और मुंह बंद पाती है। वो देखती है कि आर्ट टीचर की अलमारी में हांसू का फोन रखा हुआ है। अब इससे पहले कि आर्ट टीचर उसे कोई नुकसान पहुंचा पाता, जीचोल वहां पर आ जाता है। वो जबरदस्ती दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसता है और यहाँ पर आर्ट टीचर जीचोल को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन जीचोल एक बॉक्सिंग चैंपियन था, उसके सामने आर्ट टीचर नहीं टिक पाता। जीचोल उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है और बांध देता है। इसके बाद आर्ट टीचर माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे पकड़वाओ मत, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जीचोल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है कि हांसू के बारे में तू क्या जानता है, लेकिन आर्ट टीचर कहता है कि मुझे उसके मिसिंग होने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। आर्ट टीचर ये बताता है कि हाँ, हांसू ने उस रात उसे क्लब से पिक करने के लिए बुलाया था और वो उसे घर छोड़ने वाला था, लेकिन तभी हांसू को किसी की कॉल आई और फिर उसने कहा कि उसे गैस पंप पर छोड़ दो क्योंकि कोई उसे लेने आ रहा था। आर्ट टीचर ने बिना ज्यादा सोच विचार किए हांसू को वहीं पर उतार दिया और वो खुद घर चला गया। लेकिन कुछ समय बाद उसे अजीब सा महसूस हुआ कि एक लड़की को रात में अकेले छोड़ना सही नहीं है। वो वापस उसे लेने के लिए वहीं पर गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यहाँ पर हांसू नहीं थी और उसका फोन यहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसे फिर आर्ट टीचर ने उठा लिया। आर्ट टीचर कहता है कि मैं बस इतना ही जानता हूँ। इसके बाद आर्ट टीचर को उसके गंदे कामों के लिए जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस चीफ ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि हांसू को किडनैप किया गया है।
और जीचोल उससे बार बार कहता है कि इस केस को सीरियस लो, मगर पुलिस चीफ उसे टाल देता है। अब इसके बाद जीचोल जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि चीफ किसी को कॉल करके कहता है कि वो आदमी आज हंसू का फोन लेकर आया था, तुम सावधान रहना। इससे ये साफ हो जाता है कि इस मामले में कोई और बड़ा आदमी शामिल है और पुलिस चीफ भी उसकी मदद कर रहा है। यहीं पर स्कूल में प्रिंसिपल अब जीचोल को ऑफिस बुलाता है और कहता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो उस लड़की हंसू के केस में जरूरत से ज्यादा ही दखल दे रहा था और इससे हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है। लेकिन अब जीचोल को साफ पता चल जाता है कि इस पूरे शहर में हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है। अब तभी उसके पास उसके दोस्त डोंगसू की कॉल आती है जो कि उसे एक जगह पर तुरंत ही बुलाता है। और जैसे ही जीचोल वहां पर पहुंचता है तो उसकी आंखों के सामने हांसू की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। यूजिन भी यहाँ पर आ जाती है। वो अपनी सबसे प्यारी दोस्त की मौत पर फूट फूट कर रो रही थी। जीचोल समझ जाता है कि अब अगला टारगेट यूजिन भी हो सकती है क्योंकि वही अब अकेली बची है जो कि सच के करीब है। वो यूजिन को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर हांसू की बीमार दादी अब एडमिट हो चुकी थी। जब उन्हें अपनी पोती की मौत की खबर मिलती है तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है। वहीं पर डोंगसू अपने सीनियर्स को बातचीत करते हुए सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि पुलिस चीफ किसी से पैसे लेकर इस केस को छुपा रहा है। अब डोंगसू खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है। वो चुपचाप से हांसू का फोन चुरा लेता है और फोन को ठीक करवाने के बाद उसे पता चलता है कि हांसू की आखिरी बार एक औरत से बात हुई थी जो कि क्लब में काम करती थी और उसका नाम ईसुल था। डोंगसू तुरंत ही जीचोल को भी कॉल करके ये सारी बातें बताता है, लेकिन जैसे ही वो बात खत्म करता है तो पीछे से कोई आकर डोंगसू को मारकर बेहोश कर देता है। अब यहीं पर जीचोल सीधे उसी क्लब में जाता है और उसकी लड़की ईसुल से मिलता है और काफी ज्यादा जोर देने के बाद ईसुल बताती है कि हाँ, हांसू इस क्लब में पार्ट टाइम सिंगर थी और जिस रात वो गायब हुई उस रात क्लब में एक मीटिंग थी जहाँ पर वही पॉलिटिशियन मिस्टर किम और क्लब का चेयरमैन और पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद थे और हांसू परफॉर्म कर रही थी। तभी हॉस्पिटल से उसके पास कॉल आई कि उसकी दादी की तबीयत खराब हो रही है। उसने क्लब के चेयरमैन से जाने की इजाजत मांगी, लेकिन वो हांसू पर ही बुरी नजर डालने लगा और गलत हरकतें करने लगा। हांसू किसी तरह से यहाँ से भाग निकली, लेकिन फिर बार का मालिक भी उसके पीछे दौड़ा। ईसुल कहती है कि इसके बाद से मैंने हांसू को कभी भी नहीं देखा। अब तभी यहाँ पर बार के लोग जीचोल पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन जीचोल अकेले ही सभी लोगों को धूल चटा देता है और यहाँ पर बस अब क्लब का मालिक बचता है। जीचोल उससे पूछता है कि तूने ही हांसू को मारा है ना, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? डरा हुआ वो मालिक अब कबूल करता है कि उस रात उसने हांसू का पीछा तो किया था, लेकिन उसकी मौत में उसका कोई भी हाथ नहीं है। असल में जब वो उसे ढूंढते हुए पब्लिक बाथरूम में पहुंचा था तो उसने देखा कि कोई उसका गला घोंटकर उसे मार रहा है और वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि आर्ट टीचर ही था, जो कि असल में उसी पॉलिटिशियन मिस्टर किम का बेटा है और हांसू की मौत के पीछे वही जिम्मेदार है। क्लब का ओनर बताता है कि वो आर्ट टीचर अपने बाप की पावर की वजह से किसी से भी नहीं डरता था और उसे हांसू से प्यार हो गया था, लेकिन हांसू ने उसका प्यार ठुकरा दिया और इसी वजह से उसने उसे मार डाला। ये बात सुनकर जीचोल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही डोंगसू को कॉल करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आर्ट टीचर को पुलिस स्टेशन से किसी ने छुड़ा दिया है। अब जीचोल को और भी यकीन हो जाता है कि यूजिन की जान अब खतरे में है और जब यूजिन कॉल भी नहीं उठाती तो जीचोल तुरंत ही आर्ट टीचर के घर की तरफ दौड़ता है। वहीं पर आर्ट टीचर यूजिन को दोबारा से किडनैप कर लेता है और उसे एक नई जगह पर लेकर आता है, लेकिन तभी उसके घर में मिस्टर किम आ जाते हैं। वो आर्ट टीचर नहीं चाहता था कि उसके पिता को इस किडनैपिंग के बारे में पता लगे, इसीलिए वो यूजिन को एक अलमारी में बंद कर देता है और मिस्टर किम उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी पब्लिक में इमेज खराब हो रही है और अब तुम्हें वापस अमेरिका जाना पड़ेगा, तुम कल ही यहाँ से जा रहे हो। लेकिन आर्ट टीचर अब अपने पिता पर ही आरोप लगाता है कि मिस्टर किम असल में आपने ही हांसू को मारा था और इसके बाद असली सच रिवील होता है और हमें पता चलता है कि आर्ट टीचर ने जब हांसू पर हमला किया था तो उस वक्त हांसू पूरी तरह से नहीं मरी थी और इसके बाद बार के ओनर ने यहाँ पर मिस्टर किम को भी बुला लिया था और जब उन्होंने ये चीज देखी थी कि हांसू अभी भी जिंदा है तो उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि अगर इन्होंने हांसू को जिंदा छोड़ दिया तो हांसू पुलिस को सब बता देगी, इसीलिए मिस्टर किम ने उसे मार डाला ताकि कहानी वहीं पर खत्म हो जाए। अब यहाँ पर मिस्टर किम के जाने के बाद यूजिन अलमारी से निकलकर आर्ट टीचर की आंखों में स्प्रे से हमला करती है और यहाँ से भाग जाती है,
लेकिन फिर आर्ट टीचर उसे दोबारा से पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता ही है कि तभी जी चोल यहाँ पर अपनी धमाकेदार एंट्री लेता है और वो आर्ट टीचर को जबरदस्त तरीके से पीटता है और उसकी हालत खराब कर देता है। इसके बाद वो घायल यूजिन को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ मिस्टर किम अब चुनाव जीतकर टाउन के गवर्नर बन जाते हैं और अब वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। जी चोल भी ये सब कुछ टीवी पर देखता है और उसका खून खौल उठता है। वो अपनी कार को उठाता है और हाईवे पर मिस्टर किम की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देता है। इससे ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है और जी चोल गाड़ी से उतरता है और मिस्टर किम की तरफ बढ़ने लगता है। मिस्टर किम ये देखकर कांप रहा था। वो किम को अपनी पावर से डराने की कोशिश करता है और कहता है कि तू जानता भी है मैं कौन हूँ, लेकिन जी चोल के आगे उसकी कोई भी पावर काम नहीं करती। और फिर इसके बाद डोंगसू यहाँ पुलिस लेकर आ जाता है। डोंगसू के पास भी सारे एविडेंस थे। अब इसके बाद अगली सुबह नेशनल न्यूज में दिखाया जाता है कि मिस्टर किम और उसी करप्ट पुलिस ऑफिसर को हांसू के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद लास्ट सीन में हम जी चोल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में यूजिन से मिलने जाता है और उसके लिए वहाँ पर वही सॉफ्ट टॉय छोड़ देता है जो उसने पहली बार क्लो मशीन से जीता था। अब इसके बाद वो शहर छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने के लिए दूसरे शहर चला जाता है, जिसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।